अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी शेख इरफान खान को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 7वीं गिरफ्तारी है। इरफान को पुलिस ने मर्डर केस का मास्टरमाइंड बताया है। इससे पहले इस केस में 6 अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिन्हें 4 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुंबई पीके जैन जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जानेंगे उससे इस पूरे केस के बारे में और जिस तरह से उदयपुर केस से इस केस के कनेक्शन बताए जा रहे हैं उस पर वो क्या कुछ कहते हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार जी। देखिए, कोल्हे जो है उनके पास में काफी सारी रकम थी। उस दिन की पूरी सेल तकरीबन 35,000 रुपये उनके पास में थी, लेकिन वो पैसा चोरी नहीं हुआ था। तो उससे ही थोड़ा सा अंदाजा लगना चाहिए था पुलिस को कि ये केस जो है वो रॉबरी का और मर्डर का नहीं है, उसके पीछे दूसरी कोई कहानी है। थोड़ा ज्यादा उसको खंगालते तो शायद ही पता चल जाता, लेकिन उदयपुर की घटना होने के बाद और फिर जब घर वालों ने अलग अलग तरह से जो शक जाहिर करना शुरू किया, उसके आधार पे फिर इस केस को अब मर्डर केस में कन्वर्ट कर दिया है कि ये भी ब्लैस्फेमी के अंडर या उसकी वजह से होने वाला हत्याकांड है। और इसमें जो लोग पकड़े गए हैं उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मिस्टर कोल्हे का व्हाट्सएप ग्रुप में था। उनका एक मुस्लिम फ्रेंड था और उसको ये बुरा लगा। कोल्हे ने शायद उससे बात भी की, उसके बाद भी ये मामला ठंडा नहीं हुआ। तो इसमें फिर जो वो एक एनजीओ चलाने वाला व्यक्ति है उसने इसमें लीडरशिप लेके बाकी मारने वाले लोगों को पैसे दिए, हथियार उनके लिए जुटाए और इस तरह से उनका मर्डर किया गया। तो ये जो है एकदम सीधे जो नुपुर शर्मा का बयान है उससे संबंधित जो पोस्ट उन्होंने फॉरवर्ड की थी उस पोस्ट का नतीजा है जी। तो अब एनआईए इस मामले में घुस चुकी है। तो अब इसमें सारे तार खंगाले जाएंगे कि इन लोगों का ब्रेन वॉशिंग हुआ कैसे, क्योंकि ये ऐसी उसमें और व्हाट्सएप ग्रुप में और कुछ लोग थे, तकरीबन 10 के करीब लोग थे, उनको सबको धमकी दी गई थी। उसमें एक दूसरे डॉक्टर राठी थे, उन्होंने माफी मांगी तो उनकी जान बची। ऐसे और भी अभी लोग जो है वो राडार पे हैं। तो ये जो एक मानसिकता है कि इस तरह की पोस्ट को फॉरवर्ड करने वालों को भी निशाना बनाया जाए, ये एक बहुत ही भयावह कदम है। और मुझे लगता है कि इसमें पुलिस को बड़ी मुस्तैदी से काम करके जो संबंधित आरोपी हैं उनके खिलाफ एक वाटर टाइट केस बनाना चाहिए और इस पूरी जो घटनाक्रम है और इसके पीछे जो साजिश है वो उसकी तह तक पहुंचना चाहिए कि इनका ब्रेन वॉशिंग और इनका इंडोक्ट्रिनेशन हुआ कैसे, करने वाले कौन व्यक्ति हैं, उसके पीछे कोई संस्था है क्या। जैसे अभी एक पाकिस्तान की संस्था का नाम आ रहा है, तो उस संस्था के बारे में और फिर उनके कहाँ उन लोगों के संबंध थे, किन किन लोगों के संपर्क में थे, उन सब लोगों की पूरी तह में जाके जान पहचान और उनकी जानकारी निकालनी चाहिए, ताकि ये पूरे जो साजिश पूरे हिंदुस्तान में चल रही है उसका पर्दाफाश हो सके। और जैन सर, जो सीसीटीवी फुटेज शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें एक तस्वीर में केमिस्ट उमेश प्रहलाद कोल्हे अपनी दुकान के बाहर पहले टू व्हीलर पर नजर आते हैं, जबकि पीछे जो गाड़ी है उसमें उनकी फैमिली यानी कि उनकी वाइफ और बच्चा है। लेकिन अपराधी भी उसी फुटेज में नजर आ रहे हैं, थोड़ा आगे खड़े हुए हैं, गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है, एक बाइक पर 3 लोग सवार हैं। ये माना जाए कि जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया उसके बाद प्लानिंग कर ली गई थी कि उमेश कोल्हे को टारगेट करने हैं। जी बिल्कुल, ये साजिश तो हुई, लेकिन अब इसमें कुछ और चीजें सामने आ रही हैं कि इनके मर्डर का प्लान 2 साल पहले बन चुका था। अब उसके पीछे क्या चीजें हैं जो अभी पब्लिक नॉलेज में डोमेन में आई नहीं, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये उसका जो तत्कालिक जो कारण है वो नुपुर शर्मा की पोस्ट को फॉरवर्ड करना यही हो सकता है। उसके पीछे दूसरी कोई अगर वजह होगी तो वो तपास में और इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगी। क्योंकि एक आरोपी ने माना है कि जिस तरह से एक धर्म को टारगेट किया गया उस पोस्ट के माध्यम से, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग भरे बैठे थे। क्योंकि आपने एक 2 साल पुरानी बात भी कही है, वो शायद एक रंजिश का हिस्सा हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो अभी कह सकते हैं कि जो अभी एक बड़ा एक कारण है, एक बड़ी वजह है, वो नुपुर शर्मा का पोस्ट शेयर करना ही है। जी, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 2 साल पुरानी रंजिश की अगर बात होती है, उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात होती है, तो शायद ये किस्सा अब तक हो चुका होता। लेकिन जिस चीज में जो उनकी पुरानी रंजिश थी, अब ये इस घटनाक्रम में वो कहीं फिट नहीं बैठता कि 2 साल के बाद अचानक कोई उठेगा और पुरानी रंजिश की वजह से उनकी हत्या करेगा, ये फिट नहीं बैठता। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें एक डॉक्टर राठी हैं और उस ग्रुप के 8-10 लोग हैं, उनको सबको ये धमकी आई थी। तो ये प्रश्न सिर्फ 2 साल पुरानी रंजिश का नहीं है, ये सीधा नुपुर शर्मा की पोस्ट को फॉरवर्ड करने का नतीजा है। मतलब आरोपी भरे बैठे थे और कहीं ना कहीं मौके की तलाश में थे और एक मौका नुपुर शर्मा की पोस्ट शेयर होने के बाद उनको मिल गया। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड इरफान है उसके इशारे पर ये पूरा वाकया
घटित हुआ। क्या इस बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? देखिए, मैं आपको आधिकारिक जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इवेंचुअली क्या रहता है, इस तरह के घटनाक्रम में उकसाने वाला व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा रहता है जो थोड़ा प्रभावशाली रहता है अपने ग्रुप में या समाज में, और उसके बाद उसकी तरफ से किसी तरह का या तो प्रलोभन दिया जाता है या किसी तरह की धर्म की दुहाई दी जाती है। ये चीजें ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का काम हुआ है। ये बहुत सारे किस्से इस तरह के और ब्लैस्फेमी को लेके और खासतौर से मुस्लिम धर्म की ब्लैस्फेमी को लेके काफी किस्से पहले हो चुके हैं, और बड़ा डॉगेडली और बड़ा ही निश्चित पूर्वक इन चीजों को परसू किया जाता है, और इवेंचुअली कोई ना कोई ऐसा बकरा मिल जाता है जो एक्चुअल क्राइम करने में ऑर्गेनाइजर की मदद करता है या उसको सहकार्य करता है, और वो बलि का बकरा होता है क्योंकि उसको सिर्फ बहकाया जाता है और उसको पैसे देके, प्रलोभन देके या कोई धर्म का वास्ता देके उससे ये काम करवा दिया जाता है, जो मुझे लगता है इस केस में भी हुआ है। क्योंकि जो मारने वाले व्यक्ति थे वो बड़े कोई ऐसे बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड, उनको शायद खुद को उनको कुरान के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कहने में, किसी के बहकावे में और किसी के पैसे का प्रलोभन देने में आके उन्होंने ये काम किया है। जी सर, इरफान को लेकर ये माना जाए कि वो कहीं ना कहीं कट्टरवाद का भी शिकार था, क्योंकि आपने भी कहा कि वो एक महज स्कूल ड्रॉप आउट शख्स है और रहबरिया फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ भी अमरावती में चलाता है, दावा करता है कि लोगों की हेल्प करता है। लेकिन इससे पहले खबर ये भी है कि एक बार उसने विदेश मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा था, और वो पत्र था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की उस टिप्पणी को जिसमें उन्होंने निंदा की थी शार्ली एब्दो की गोलाबारी के बाद। कि ये माना जाए इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और जिस तरह से दो अलग अलग स्टेट में मर्डर होते हैं, और लेकिन जो स्टाइल है मर्डर का वो आईएसआईएस स्टाइल है, इन लोगों को कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे भड़काने उकसाने का कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा लंबा चक्कर है। ये अभी आज मैं हमारे जो केरल के गवर्नर हैं उनका भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो ऐसा है कि 14 साल तक बच्चों को एक तालीम दी जाती है, उनको जिस हिसाब से मदरसों में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो एक इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो वहां से शुरू हो जाता है। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया बड़ी सिंपल है, क्योंकि एक तो पढ़ाई ढंग से हुई नहीं, मेन स्ट्रीम की एजुकेशन जो है वो हुई नहीं, उसके बाद में जॉब नहीं मिलते, तो फिर वो धर्म के नाम से ही उनको बहलाया फुसलाया जाता है और उनसे इस तरह के काम करवाए जाते हैं। तो इसलिए ये कोई एक व्यक्ति के इंडोक्ट्रिनेशन होने का प्रश्न नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पे बच्चों को इंडोक्ट्रिनेशन करने का और उनको एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग पे लेके जाने की कोशिश है, और उसका एक प्रोजेक्ट है। मैं इसको प्रोजेक्ट ही कहूंगा, क्योंकि बहुत बार एक तरफ तो ये दुहाई दी जाती है कि हमारे को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, हमारे को मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाता, हमारे लोग गरीब हैं, हमारे को फैसिलिटीज नहीं मिलती, और दूसरी तरफ जो समाज के लीडर्स हैं और जो उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो ये नहीं चाहते कि ये लोग पढ़ लिख के मेन स्ट्रीम में आए, क्योंकि जैसे ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनके चंगुल से बाहर जाएंगे, इनमें रीजनिंग करने की शक्ति आएगी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये सुन के कि आज भी लोग मानते हैं कि धरती फ्लैट है। तो ये जो सिखाई दी जाती है बच्चों को, जो उनको जो एक 14 साल की उम्र, एक बहुत मतलब 12-13 साल की जो एजुकेशन है इस तरह की, वो बच्चों के मानस पटल के ऊपर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ने वाली सिखाई रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कुछ व्यक्ति आगे जाके और कट्टरवाद में पड़ जाते हैं। बहुत सारी संस्थान और बहुत सारी संगठनें ऐसी हैं जो यही काम आगे करती हैं कि किस तरह से मुस्लिम धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी दी जाए, किस तरह से लोगों को कट्टरवाद की तरफ लेके जाया जाए। तो बहुत सारे लोग इसी काम में लगे हुए हैं, तो ये भी उसी का एक तरीका है। और ये जो इरफान जो नाम का जो व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति जो है वो हमेशा क्योंकि उसके खुद की कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, उसकी खुद की कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको बड़ा अच्छा एक मौका मिल जाता है कि लोगों को बहलाओ फुसलाओ, उनसे पैसे भी दो और उनको इस तरह की चीजों में डालो जिससे समाज में जो इनटॉलरेंस है वो ज्यादा बढ़े या समाज में किस तरह की डिस्टर्बेंस ज्यादा हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए इस पूरे केस की गहराई और हम लोग कहाँ पर चूक कर रहे हैं, कैसे दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं, कैसे उससे बचे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सर पंजाब केसरी ग्रुप को समय दिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद।